नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब से 1 डेढ़ महीने पहले मोदी जी से ज्यादा जोर का नारा गोदी मीडिया लगा रहा था कि अब की बार 400 पार। कई जगह सर्वेक्षण हो रहे थे, अब बैठ के गोदी मीडिया के चैनल ये तय करते थे भाई 400 नहीं, 390 पे रुक जाएगी, 370 तो आने ही आने तय हैं। मतलब इन चैनलों ने ये बना दिया था कि भाई 400 के आसपास तो जा रहे हैं एनडीए। एक माहौल तैयार करते हैं ना, जितना भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं किया, उससे ज्यादा जान लगा दी अंजना ओम कश्यप ने, रूपका लियाकत ने, सुधीर चौधरी ने, कि माहौल बन जाए देश में कि 400 पार। एक जगह मैं सर्वे देख रहा था, उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीटें, यानी 78 सीटें बीजेपी जीत रही है। लेकिन 2 चरणों के चुनाव ने सारी तस्वीर बदल दी। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरी देश की तस्वीर बदल दी। उत्तर प्रदेश में तो लोग ये कहने लगे कि ये 2 चरणों में जो चुनाव हुआ, अगर यही स्थिति बनी रही, अगर भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में इतना ही उत्साह खत्म हो गया, अगर इतने ही निराश हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद आप पूछें कि एनडीए ज्यादा सीटें ला रहा है या इंडिया ज्यादा ला रहा है यूपी में। और जब बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में साहेब की हालत पतली है, तो जो सूबा सबसे ज्यादा ताकत दे रहा था, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, वहीं अगर डिब्बा गोल हो जाएगा तो फिर सीटें आएंगी कहां से, 200 भी कहां से जुटेंगी। लेकिन ऐसी बातें अब पत्रकार करते नहीं है। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, देश की उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जिनको देख देख के हमने पत्रकारिता सीखी है। मैं कह सकता हूं कि इस देश में जो चंद पत्रकार ऐसे बचे हैं, जिनको देखकर आज के टाइम में पत्रकारिता करने वाले विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, नौजवान सीख सकते हैं कि पत्रकारिता होती कैसे है। एक ऐसे शानदार संपादक, नई दुनिया, भास्कर, तमाम बड़े अखबारों के संपादक रहे। मैं एक ऐसे शख्स से आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं राजनीति के इस विषय पर, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कविताएं बहुत लिखते हैं, और वो विस्तार से आज समझाएंगे कि देश का चुनावी गणित क्या है, क्यों इतनी ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, क्या वास्तव में 300 पार, 400 पार या फिर 200 पार के भी लाले पड़े हैं। एक एक जगह की चर्चा अगर कोई बेहतर समझा सकता है तो वो शिवड़कर सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपने मुझे समय दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 डेढ़ महीने पहले सर चर्चा होती थी, चैनल जिसको खोलो अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी सभाओं में नारे लगाते थे, अब की बार जनता कहती थी 400 पार। पिछले 10-15 दिनों से, पहले चरण के बाद, प्रधानमंत्री जी भी नारा नहीं लगा रहे और गोदी मीडिया भी नारा नहीं लगा रही। क्या चुनाव पलट गया, चुनाव बदल गया? नहीं नहीं, चुनाव तो पहले दिन से पलटा हुआ था। शर्मा जी, 10 साल का क्या थकान हो गई थी इनको। 5 साल के बाद ही थकान हो जाती है। राहुल गांधी को ही हो गई, पहली यात्रा पैदल की, दूसरी उन्होंने बस में की। तो अब प्रधानमंत्री की उम्र में और राहुल गांधी की उम्र में इतना फर्क है, फिर भी राहुल गांधी समझदार हैं कि उन्होंने कहा यार पहली यात्रा पैदल कर ली घुटनों के दर्द के बावजूद, तो दूसरी अपने को बस से करना चाहिए। उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं तो पैदल ही चलूंगा। क्या है कि लोगों को थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि 1980 में जो सीटें आई थी राजीव गांधी को, जो मिली थी इंदिरा जी के शहादत के बाद, वो एक कारण अलग था, वो एक फेज अलग था। उस फेज के बाद तो इनकी जब राहुल इनकी जो शहादत हुई राजीव जी की, उसके बाद भी नरसिंह राव को उतनी सीटें नहीं मिली 91 में। मुद्दा क्या था कि ये जो राहुल गांधी जी ने कहा था बंबई में, अगर आप गौर करें, उन्होंने बंबई में 17 मार्च को एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा था कि मोदी जी की जो असली ताकत है, मोदी जी तो मुखौटा है, और असली ताकत ये कारपोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े पूंजीपति। अब क्या होता है कारपोरेट सेक्टर में, क्या होता है कि कर्मचारियों को टारगेट दिया जाता है। अगर क्षमता 40% की हो फैक्ट्री की, तो उत्पादन का टारगेट 70% का देते हैं। अंबानी अडानी यही करते हैं। इनके जो बिजनेसेस हैं वो टारगेट ओरिएंटेड है।
जैसे कि इतने ग्राहक बनाना है, इतना माल बेचना है, इतनी कमाई करना है। राहुल गांधी को यकीन करें तो भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की नौकर है, एम्प्लॉय है। तो उन्होंने टारगेट दे दिया इनको कि भैया आपको इतने लेके आओ। तो ये लोग तो कर्मचारियों की तरह काम कर रहे हैं कारपोरेट सेक्टर के। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर वो, ये लोग बड़े मैनेजर हैं तो इन्होंने छोटे कर्मचारियों को टारगेट दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को 370 और 400। एक छोटा सा मैं गणित बताता हूं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप खुद भी गणित लगा लीजिए। केरल से लगा के उड़ीसा तक की जो सीटें हैं, अगर आप गिन लें कि कितनी है, एक उड़ीसा ने भी गिने तो बाकी गिनने 150 सीटें हैं। उन 150 में इनके पास 37 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, 28 और 4 इनकी तेलंगाना। अब तो वो भी नहीं जाएंगे। तो 540 में से 150 अगर निकाल दें आप तो 400 बची। तो 400 में से 400 कैसे मिल सकती है, आप ये बताइए। ये मतलब छोटा सा गणित है। जो चीज आपको 2019 में भी नहीं मिली वो 2024 में कैसे मिलेगी, जाएगी। है ना। 400 में से 300। 350 बचेंगे, 350 में 400 आएंगी। ये गणित तो बिल्कुल कोई भी कर लेगा। ठीक बात है। 370 भी कैसे मिलेगी, एक तो ये गणित है। तो ये सबसे पहले तो ये इसमें चक्कर में उलझ गए। खैर उलझ गए, ठीक है। इनकी दिक्कत क्या हो गई कि ये जो 3 फेज, तीसरा फेज अब खत्म हो, 2 फेज में क्या हुआ कि भयानक नुकसान हो गया। नुकसान ये हो गया कि जो ये कांग्रेस के लोग नहीं चिल्ला रहे हैं कि वोटिंग कम हुआ, वोटिंग कम, कोई नहीं कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि हल्ला मच गया। ये लोग कह रहे हैं मतलब इनको नुकसान हो गया। तो उसके कारण क्या हो गया, देश भर में हल्ला मच गया कि बीजेपी को नुकसान हो गया। तो बीजेपी को नुकसान कहाँ हो गया, खुद के ही राज्यों में हो गया। तो उनने कहा यार उनके खुद के राज्यों में हो गया तो अपने यहाँ तो हो ही सकता है। ये पूरा मामला है। तो मध्य प्रदेश, आप सोचिए तीसरे फेज में बीजेपी के जितने राज्य हैं सब खत्म हो जाएंगे, केवल मध्य प्रदेश की 8 सीटें बचेगी चौथे फेज के लिए। वो चौथा फेज जो 8 सीटें हैं वो मालवा निमाड़ क्षेत्र की है और वहां बीजेपी बहुत मजबूत है, वो 8 की 8 मिल जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। पर जो 21 सीटें पीछे गई हैं, जा रही हैं तीसरे फेज तक, वो उसमें बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। राजस्थान खत्म हो जाएगा तीसरे फेज में, हो ही गया, 2 में ही खत्म हो गया। कर्नाटक खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा, गुजरात खत्म हो जाएगा। ये जो नुकसान है इसके आगे भरपाई की चांसेस नहीं, जो आपको समझना है, हमको समझना है। चौथे फेज में तेलंगाना है। अब आप बताइए 17 सीटें, वहां इनको पिछली बार जो भी सीटें मिली थी 4 सीटें, वो इस बार मिलेगी क्या, वहां सरकार ही बदल गई, तेलंगाना में नहीं मिलेगी। झारखंड में इनके पास 11 सीटें। जब 2019 में स्थिति अलग थी, इनकी सरकार थी। अब तो हेमंत सोरेन को भी अंदर कर दिया। चौथे और 5वें फेज में झारखंड में मुकाबला करना है इनको। तो आप सोचिए 17 सीटें तेलंगाना की, 14 सीटें झारखंड की, ये हो गया 5वां फेज। छठा फेज हरियाणा में 10 सीटें, खट्टर को हटाया अभी, जन नायक जनता पार्टी को हटाया, जाटों को विभाजित किया, किसान पूरे नाराज, हरियाणा में जाट नाराज पूरे। कुरुक्षेत्र का आपने देखा, उन्होंने
आम आदमी पार्टी को सभा नहीं करने दी, तो वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने वहां गाली गलौज की और पूरी कार्रवाई। हरियाणा में खतरा 10 सीटें, और 7वें फेज में हिमाचल है। हिमाचल में भी सरकार बदल गई, वहां 4 सीटें। चौथे से लगा के 5वें, 6ठे, 7वें, नुकसान ही नुकसान है। अब होता क्या है कि भाई लड़की वाले की ताकत नहीं है, तो लड़के वाले ही कहते हैं यार हम ही पैसा खर्च कर देंगे तुम्हारे रिसेप्शन का। हाँ। है, तेलंगाना में कोई लड़का वाला भी नहीं है जो जिता सके, थर्ड पार्टी नहीं है ना वहाँ, हम्म। इनको ही लड़ना है। हम्म। झारखंड में भी कोई नहीं है, इनको ही लड़ना है। तेलंगाना में बीआरएस है, उनकी लड़की को आपने बंद कर रखा है जेल में। और हिमाचल में मुकाबला आपका सिर्फ कांग्रेस से, कोई थर्ड पार्टी नहीं कि किसी को खड़ा करके आप खड़ा कर। अब ओवैसी साहब एक उम्मीद थे कि वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में मदद कर देंगे, तो ओवैसी साहब को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के प्रचार में लगा दिया वहां हैदराबाद। उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए ना यूपी में ना बिहार में। बिहार में एक कैंडिडेट खड़ा किया, तो वोट काटने का काम भी खत्म मुस्लिमों के। बीजेपी संकट में है कुल मिलाकर ये। अब वो कैसे निकलती है इसमें से, कौन निकालेगा, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो कौन निकाल सकता है, देखिए अपने को बीजेपी को पूरी तरह खत्म नहीं मानना चाहिए। देखिए शर्मा जी एक चीज ये भी मान, सबसे बड़ी पार्टी तो निकलेगी, बिल्कुल ठीक बात। कौन कौन मदद कर सकता है आप ऐसे सोचिए। मायावती, आपको पता है कितने कैंडिडेट खड़े किए मायावती ने? पिछली बार 10 जीती थी, कितने जीते थे? 10। 10 जीती थी। मायावती इस बार बढ़ा सकती है, कम तो होंगे नहीं शायद, हो तो आप बता दीजिएगा मेरे को। पर मायावती एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जगन रेड्डी है आंध्र में, तीसरा आंध्र में तमिल देशम टीडीपी है, चौथा तेलंगाना में बीआरएस है, पांचवा अकाली दल है पंजाब में, छठा ममता बेन जी है, सातवां केजरीवाल भाई साहब हैं, आठवां नॉर्थ ईस्ट में जो असम के अलावा जो इनके त्रिपुरा वगैरह में जो इनकी ताकत है। गणित ये है, और शिंदे की पार्टी है, अजीत पवार है महाराष्ट्र में। आप अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। अपना दल है आपके यहाँ, राजभोर जी हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी कि ये अब थोड़ा सा बीजेपी का संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा। तो वो अब नरसिंह राव जी अगर माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो ये कहेंगे हम भी बनाएंगे, हमको भी बनाने दो। ये बात ठीक। अच्छा श्रवण सर बताइए, अगर मुझे मान लीजिए ये आपका मानना है कि अगर इस तरह की अल्पसंख्यक एक सरकार बनाएंगे, सबको जोड़ के बनाएंगे, तो ब्रांड मोदी उतना रह पाएंगे? जो तानाशाही वाला चेहरा है मोदी का, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वाला जो चेहरा है मोदी का, ये साझा सरकार में रह पाएगा? मोदी जी का ब्रांड चेहरा सर पहले ही चरण में खत्म हो गया। अब आप मोदी जी को भूल जाइए। अब मोदी जी 7वें चरण तक, मोदी जी तीसरे चरण के बाद आपको एक चीज देखना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलती है ना, तो कुछ देर तो प्लेन पे चलती है, पर जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ती है और गुफाएं आने लगती है, तो फिर वो पैसेंजर्स घबराने लगते हैं। तो जो मैदान में जो चल रही थी गाड़ी, उसी में काफी धक्के लगे
इनको डबल इंजन की थी, डबल इंजन थे मैदान में भी, फिर भी धक्के लगे। अब इनको ज्यादा धक्के लगेंगे बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहाँ 7-7 चरण, बिहार में क्या करना पड़ेगा? मैं जो आपको कह रहा था कि लड़की वालों का भी खर्च जैसे लड़के वाले उठाते हैं ना, बोले गरीब है तो अपन ही रिसेप्शन करेंगे। तो जेडीयू के कैंडिडेट्स को जिताने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा ने ले ली है। उन बेचारों की तो हालत खराब हो रही है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अब जो है ना, अपन मान के चल रहे हैं कि जेडीयू की हालत खराब है, पर अब बीजेपी ने ये माना है कि वो तो हमारे कैंडिडेट है, उनको जिताना हमारा फर्ज है। लड़की वाले हैं वो तो, लड़के वाले लड़की लड़के वाले। तो ये आपने ठीक इसलिए कहा। इसलिए क्या है कि अपने को थोड़ा सा ऐसे मानना चाहिए कि ये लोग आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी का ब्रांड चाहे कितना ही खत्म हो जाए, पर ये गुजराती आदमी है ना सर, आसानी से नहीं छोड़ता। आप एक बात ध्यान रखना। आप तो गुजरात में रहे हैं ना, आपने तो वहां पे हाँ, बात करते हैं ना लंबे वो समय तक। वो आखिर तक लड़ता है, हाँ। और फिर जब हार ही जाता है ना, तो फिर देश में नहीं रहता, बाहर चला जाता। और ये आप एक अच्छी लाइन बता रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी देश छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आप कह रहे हो ये बात। तो मैं हम्म। तो ये कह रहा हूँ कि वो आखिर तक सब सारी सारी जगह से कर्जा ले लेता है। तो इसलिए मोदी जी अब सरकार बचाने के लिए अलग अलग दलों से कर्जा लेंगे। ब्रांड खत्म हो चुका। पहले पहले दौर के बाद और सेकंड दौर के बाद, आप कल्पना करो यार कि मध्य प्रदेश में 8% 10% वोटिंग कम हो, सेकंड फोर्स में जहां सारे बीजेपी के इलाके में 4% से ऊपर पोलिंग कम हो, तो कितना नुकसान होगा, सोचो ना आप। ये गलतफहमी में मारे गए मोदी जी। कोई इनके, ये अगर सबक ले लेते तेलंगाना और कर्नाटक से, तो ये हालत नहीं होती। पर वो हुआ क्या कि अब लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं, सोचो आप। नया घोषणा पत्र नहीं बना सकते। कई बार ऐसा होता है कि अभी एक खबर पढ़ रहा था मैं कि वो बारात लेके पहुंच गए दूल्हे, और लड़की ने मना कर दिया शादी के लिए, और दूल्हा अड़ गया कि मैं शादी करके जाऊंगा। तो रात को ताबड़तोड़ लड़की ढूंढी गई और फेरे की गई, शादी की गई। स्थिति ये हो गई है बीजेपी की कि अब विवाह मंडप में पहुंच गए, बिना शादी किए लौटना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे जी, मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, मुझसे कई गुना अनुभव ज़्यादा आपको है। आपने बहुत देश में इमरजेंसी से लेकर और बाद में आपने तो जेपी मूवमेंट से लेकर अब तक की तमाम राजनीति देखी है देश की। आपको चुनाव से 15 दिन पहले, पहले चरण के मतदान के 15 दिन पहले आपको अंदाजा था कि 2 चरणों में आते-आते मोदी जी इतना हाँफने लगेंगे, मोदी जी का चेहरा इतना डिमोलाइज हो जाएगा, मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे? आपको 15 दिन पहले लगने लगा था क्या? मेरे 2 महीने पहले के वीडियो आप देख लीजिए। हाँ, आपने हमारे यही कहा था। मैंने कहा था, आपके यहाँ भी कहा था, सत्य हिंदी पे तो मैंने आंकड़े दिए थे मुकेश कुमार जी के साथ बातचीत में, गिनाया था, और आपको भी गिनाया था कि 220 सीटें मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा। हुआ ये कि अब जो दिख रहा है वो और कम हो रही है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि वो इनको, आप 15 दिन की बात कह रहे हो ना, मैंने 2-3 महीने पहले कह दिया। संभव ही नहीं है। 2019 में और 2024 में इतना फर्क हो गया है कि संभव ही नहीं है। ये समझ नहीं पाए चीजों को। तो राहुल गांधी को नहीं समझ पाए, ये 2 चीजें नहीं समझ पाए शर्मा जी। एक तो राहुल गांधी की यात्रा को नहीं समझ पाए, और दूसरा सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे, इनको कल्पना नहीं थी। इनकी उम्मीद 2 थी कि राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो जाएगी, पहली फ्लॉप हो जाएगी, पहली नहीं हुई तो उनको लगा दूसरी फ्लॉप हो जाएगी, दोनों फ्लॉप नहीं हुई। और उसके बाद जो इनको लगा कि ये विपक्षी दल कैसे आएंगे, जब वो सोनिया गांधी की मीटिंग में ही नहीं आते थे, यूपीए में ही नहीं आए, तो कैसे आएंगे। तो इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की और नीतीश कुमार को तोड़ा। तो वो नीतीश कुमार को तोड़ा, वो लाइबिलिटी बन गए।
इनके लिए, ये दिक्कत हो गई। तो इसलिए इनका गणित गड़बड़ा गया, और कोई कारण नहीं ये। और अब खबरें जो आ रही हैं वो ये कि संघ भी नाराज है और तमाम कार्यकर्ता भी नाराज, क्या ये लगता है दिक्कत है। केवल सर, ये लगता है कि मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प, ये मोदी को गारंटी, ये मोदी ने ये किया, फिर मोदी ने वो किया। देश में आपने तो तमाम दर्जनों प्रधानमंत्री देखे हैं, करीब से देखे हैं। कोई इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री, अपना ही नाम लेके अपनी प्रशंसा करने वाला प्रधानमंत्री, क्या इससे पहले कभी भारत में आया है? कारण है उसका, वो 20 साल, 13 साल तक, 12 साल तक गुजरात में एक छत्र शासन किया। फिर उन्होंने पहले 10 साल जो अभी किए वो एक छत्र किया। उनको भर दिया गया कि आप ही जो कुछ है, और उन्होंने मान लिया कि वही जिता सकते हैं पार्टी को। तो वो ये दिक्कत हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पार्टी में भी लोगों को नाराज कर दिया और विपक्ष भी नाराज है। तो उनके पास कोई है ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी के और शाह साहब के अलावा कौन है इनके यहाँ बड़े वक्ताओं में या प्रचारकों में, कौन है? मैं तो आपसे यही पूछने वाला था कि मोदी जी को भी समर्थन करने वाला शाह के अलावा कौन है? मोदी जी का भी कोई कोई नहीं है ना। और दूसरा कोई ये नहीं। मैं सवाल ये करना चाह रहा था, जिस तरह मोदी जी का समर्थक है, मैं बताऊं आपको, हम्म, ये जो टेलीविजन चैनल की जो अपनी महिलाएं हैं ना, ये प्रचारक हैं सबसे बड़ी। आप ये जो जितनी महिलाएं प्रचारक है ना टेलीविजन की, जो इधर से उधर आपको दिख रही है माइक लेके, ये बीजेपी के सबसे बड़ी नेता हैं। आप सोचिए कि ये जितना प्रचार कर रही है, कौन कर रहा है? आप बताइए। कोई नहीं कर रहा। अभी मोदी जी पूरी लड़ाई जो है टेलीविजन चैनलों के माध्यम से लड़ रहे हैं, और अब इनकी आवाज भी बदल रही है। आपने देखा, थोड़ी खांसने लगे हैं, थोड़ा ये इनको पानी पी रहे हैं बोलते बोलते, थोड़ा सा असर पड़ रहा है। असर एक पड़ रहा है। चीज और समझ जाऊंगा, क्योंकि आप पत्रकारिता की विकिपीडिया है, आपने इतने बड़े बड़े संस्थानों के संपादक रहे हैं, आपके शिष्य जाने कितनी ऊंची ऊंची जगह पहुंच गए। हम लोग जाते हैं, मैं तो खुद फील्ड में जाता हूँ, कल फिर जा रहा हूँ गांव में। और मुझे अच्छा लगता है लगातार गांव में जाना, फील्ड की रिपोर्टिंग करना, देखना। हमारी टीम तो रोज जाती है गांव में। हमें कभी भी आज तक कभी ऐसा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। एक हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग हो रही है, देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक, वो उत्तराखंड में पहुंचा, तो उत्तराखंड में गो बैक गोदी मीडिया। कल झांसी में पहुंची मैडम अंजना ओम कश्यप, वहां भयंकर भीड़ने के लिए गो बैक मीडिया। आज मैं शो देख रहा था आजमगढ़ से, तो मुझे भीड़ से ज्यादा पुलिस नजर आ रही है। कभी कल्पना करी थी कि इतनी ऐसे वैसे कोई आतंकवादी हमला हो रहा हो, ऐसा घेराबंदी करके देश के सबसे बड़े चैनल के एंकर जा पाएंगे पत्रकारिता करने के लिए? आप कल्पना कीजिए कि जो सबसे अग्रिम पंक्ति में मोदी जी की सभा में आदमी बैठता है, उसमें और मोदी जी के बीच में कितना डिस्टेंस रहता होगा। कल्पना कीजिए, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से। अब मोदी जी अगर जनता के बीच में पहुंच जाएं, जैसे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं या शाह साहब पहुंच जाएं, तो क्या होगा बताइए? ये कोई नेहरू जी और इंदिरा गांधी तो है नहीं, क्या है? या राहुल नहीं, गांधी भी नहीं है। नहीं है जनता कोई। जनता क्या नारे लगाएगी, आप कल्पना कीजिए। ये सिक्योरिटी अपरेटस ने हम लोगों को, इन लोगों की जो रियल पब्लिसिटी है या इनका जो प्रभाव है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कई इलाकों में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भ्रम था कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। अभी भी पोस्टर सारे मोदी जी के ही लगे हैं सब जगह। अब हो ये रहा है कि वो काम नहीं आया पूरा का पूरा प्रचार तंत्र। ये जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं पैसे भी नहीं खर्च कर रहे हैं। आपको एक चीज और बताऊं, हाँ। ये घरों में भी नहीं जा रहे हैं। इनको ये लगा कि तो हवा में जीत रहे हैं, नाम से जीत जाएंगे। तो वो एक दिक्कत हो गई कि ये
और दूसरा, क्या आपने एक जो पहले सवाल पूछा था ना, 400 350 का, एक तो मैंने आपको बताया कि ये टारगेट कारपोरेट सेक्टर में देते हैं। दूसरा ये हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोचा, यार जब जीत तो रही है, 400 आ रही, तब नहीं भी जाए तो क्या चलेगा, मतलब वो जो एक आदमी नहीं भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और कार्यकर्ता जो थे वो उनने भी कहा, छोड़ो यार, कौन जाए धूप में इतनी मेहनत करने, निकालने लोगों को, अपन जीत रहे हैं। 100 कम मिलेंगे वोट तो उससे क्या हुआ, जीत तो रहे ना। ये तो एक जो, जी, एक एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि बीजेपी सेल्फ गोल कर गई। अरुण गोयल ने, अयोध्या के सांसद ने, हेगड़े ने, कई लोगों ने कह दिया कि हम 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान संशोधन करना है। दलितों में मैसेज चला गया कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी प्राइवेट सेक्टर को सब दे चुके हैं ये उपक्रम। क्या लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज चला गया है जो दलितों में खतरनाक संदेश पैदा कर रहा है, नुकसान हो गया इसका बहुत बड़ा? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये संविधान का जो मामला है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो दलित है इस देश का, वो केवल एक चीज मानता है कि देश को संविधान बाबा साहब ने दिया। जैसे कहते हैं ना कि आजादी गांधी जी ने दिलाई, कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते वैसे ही वो कहते हैं संविधान बाबा साहब ने दिलाया। हालांकि संविधान सभा थी, कई लोग थे, आजादी की लड़ाई में भी कई लोगों का योगदान रहा, भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सब हैं। पर एक सिंबॉलिक जो जिस मसीहा, वो गांधी जी हैं और अम्बेडकर। आप जब कहते हैं तो संविधान बदल रहे हैं, तो ये लगता है यार यार ये अम्बेडकर को नष्ट कर रहे हैं। तो जो पिछड़े वर्ग का आदमी है ना, वो अपनी जान दे देगा, अम्बेडकर के लिए जान दे देगा। मैं तो, हमारे इंदौर के नजदीक है महू, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था, यहाँ से 20 किलोमीटर है हमारे घर से। सारे काम छोड़ के जाते हैं वहाँ, लाखों की संख्या में लोग, सारे काम, आप पैसे काट लीजिए उनके, वो जाएंगे जरूर 14 अप्रैल के दिन। इतनी भयानक श्रद्धा है उनकी। या नागपुर में जहां उन्होंने वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक तो ये हो गया संविधान का पूरा मामला। दूसरा रिजर्वेशन का, भागवत साहब ने आज भी कह दिया रिजर्वेशन को लेकर कि वो उसको जितना जरूरत हो उस हिसाब से दिया जाना चाहिए। अब मेरा ये कहना है, एक बार बिहार में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, हाँ हाँ और ये पहुंच गए अपने भागवत जी, भागवत पारायण करने, गीता भागवत, भागवत गीता का पारायण करने। लास्ट के फेज में इन्होंने उन इलाकों में भाषण दे दिया जो मुसलमानों के थे, दलितों के थे, पिछड़ों में, कि आरक्षण तो की जरूरत नहीं, खत्म हुआ। उलट गया पूरा, बीजेपी हार गई, चुनाव आ गई थी। चुनाव हार गई। ये मुद्दा भी ये चुनाव के पहले आरक्षण को बोलना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत बुद्धिमानी की। वो चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं, आधी चीज तो उनने खोली नहीं। इन्होंने इस मुगालते में कि 400 आ रही, सारी चीजें बता दी कि हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने क्या करी कि इनके सांसदों पर इनका नियंत्रण नहीं रहा। अनंत हेगड़े ने कहा हमको तो 400 इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। आपके वो अयोध्या वाले या कौन से लल्लू जी, कौन से हैं, लल्लू जी, हाँ। उन्होंने कह दिया हमको तो बहुमत इसलिए चाहिए। अरुण गोयल ने कह दिया मेरठ अरुण से गोयल मोरठ में ये कह दिया। फिर ज्योति मिर्धा ने कह दिया वहाँ नागौर में शायद, राजस्थान में कह दिया। अब इसके लोगों ने दो अर्थ लगाए। अपने कहावत है, वो कहते हैं ना, चोर से कहते हैं चोरी कर और साहूकार से कहते हैं जागता रहे। तो इन्होंने तो लोगों से कहा संविधान नहीं बदलेंगे, और अपने कार्यकर्ताओं का तुम तो बोलते जाना कि हम बदलेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये कि इनका नियंत्रण नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर।
तीसरा ये कि अब नियत पे भरोसा नहीं रहा लोगों को। वैसे ही रिजर्वेशन का हुआ कि रिजर्वेशन ये हटाएंगे कि रखेंगे, क्योंकि एक चीज आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि इन्होंने संविधान नहीं बदलेंगे ये अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। रिजर्वेशन देंगे या जारी रखेंगे ये भी नहीं लिखा है। रोजगार कितना देंगे ये भी नहीं लिखा है। ये भी नहीं लिखा है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो इन्होंने लिखा क्या है? तो जो नहीं लिखा हुआ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने जो नहीं लिखा वो बोल रहे हैं कि ये संपत्ति छीन लेंगे, 2 मकान है तो 1 छीन लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, सोना ले लेंगे। आप बताइए कि कोई मूर्ख मतलब कांग्रेस इस तरह की घोषणा कैसे कर सकती है? ये बताइए। कोई नहीं कर सकता, वो लिखा भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगता है शिववर सर, मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ, आपने तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा देखा होगा, कांग्रेस का इतना बेहतरीन घोषणा पत्र है ये, जिसको लोग नहीं पढ़ते, कांग्रेस से कहने पे नहीं पढ़े, उससे ज्यादा मोदी जी ने क्या क्या पढ़वा दिया। हर आदमी घोष के पढ़ने लगा कि कहाँ लिखा है इसमें। क्या हो गया? मैंने एक जगह कहा था बीजेपी की दिक्कत क्या हो गई बताओ। एक तो वो संविधान था ही जो बाबा साहब ने बनाया, और एक ये जो दूसरा संविधान हमारे बाबा साहब राहुल जी ने बनाया थे, राहुल बाबा ने, तो वो और गले पड़ गया। अब बीजेपी के पास 2 संविधान हो गए, बाबा साहब का और राहुल बाबा का। इसी पे सफाई दे, तो वो दो को कैसे बदले ये बताइए। हाँ, इसी पे सफाई देते, कंफ्यूजन वगैरह करते रहे। बिल्कुल ठीक बात है। देश की राजनीति को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिववर सर, आपने हमें टाइम दिया, आभार आपका। ये थे शिववर सर और ये बता रहे थे कि देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या है। मुझको यकीन है आपको समझ आया होगा कि किस तरह गोदी मीडिया के चैनल आपको झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे। देश की असली हकीकत ये है। मैं आभारी होऊंगा। आपको कैसा लगा अपनी राय से जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।